हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद नर्सिंग क्लासेस। डियर आप लोग देखिए, वेद नर्सिंग क्लासेस मतलब कि मैं वीटू मैम हूँ। मेरा नाम है वीटू मैम और वीटू मैम से आप लोगों को क्लासेस लेनी है तो डेफिनेटली क्लासेस को जुड़े, क्योंकि हम झारखंड की सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए मैं पढ़ा रही हूँ। अभी एनम और जीएनएम मैंने तो काफ़ी पहले ही स्टार्ट किया था, जो कि 2023 में वैकेंसी आई थी, पर उसका एग्जाम नहीं हुआ अभी तक। तो अभी तक क्लासेस चल रही हैं उन लोग की। बीच बीच में जैसे ही कुछ नोटिफिकेशन आता है तो 1-2 महीना फिर से सिलेबस पूरा कंप्लीट करवाई जाती है। तो आप लोग भी अभी एनम का जो फॉर्म निकल चुकी है उसका डेट शीट भी जारी कर दिया है कि 11 तारीख से फॉर्म फिलअप होना है। तो सबसे पहले तो डियर आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स अच्छे से बना लीजिए, एक्सपीरियंस ले लीजिए। तभी आपको एक थोड़ा सा शांत होना चाहिए, चैन मिलनी चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस और डॉक्यूमेंट्स नहीं रहा, आई जाती है आवाज़ या फिर जिनका रैनुअल का प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीज़ें पहले आप करवा लो। ठीक है, पहले कराओ फिर पढ़ना स्टार्ट करो। क्लास तो ज्वाइन कर लेने से ही बेटर रहेगा, क्योंकि क्लासेस मेरा 10 तारीख से स्टार्ट हुआ है और बीच में मैं थोड़ा धीरे चल रही थी क्योंकि सबके लिए वेट कर रही थी कि बच्चे ज्वाइन करेंगे और कर ही रहे हैं डेली बेसिस पे। तो आप लोग भी अभी तक जो नहीं पता चल पाया कि मैम क्लासेस लेती है वीटू मैम और कैसे कहाँ पे, तो मैं नंबर अभी मेंशन करूंगी इसी वीडियो में। तो आज का जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो कि आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और हेल्पफुल रहेगा डियर। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ, चाहे वो आपका झारखंड में पूछा हो, चाहे आपका एनएचएम में पूछा हो, चाहे सीएचओ में भी कुछ क्वेश्चन पूछा हो, ठीक है, लेकिन सारे एएनएम के लिए है। ओके, तो एएनएम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं आप, आपके ग्रुप बना हुआ है एनएम का ग्रुप, आप सभी आप ग्रुप में शेयर करके और लाइक करके कमेंट करना ना भूले डियर। ठीक है, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा लास्ट में। देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने शो हो रहा है, BFHI, बेबी फ्रेंडली, आपको इसका फुल फॉर्म अच्छे से पता होगा, है ना। तो ये बहुत जरूरी है डियर, जो कि आपका क्या होता है, बेबी फ्रेंडली। ठीक है, जिसको हम लोग फ्रेंड डे लास्ट डे मनाए थे ना, संडे को फ्रेंड डे, है ना। ट्रिक से याद रखना, फ्रेंड फ्रेंडली, क्योंकि माँ और बच्चों में बॉन्डिंग होती है ना। तो यहाँ पे देखिएगा फ्रेंडली, TLY फ्रेंडली। हॉस्पिटल तो आप लोग को पता ही है कि हॉस्पिटल में सारे लोग काम भी करते हैं, एडमिट भी होते हैं, स्टाफ काम करते हैं। और एक होता है आपका इनिशिएटिव, क्या होता है, देखिएगा इनिशिएटिव, है ना। ये आपकी डियर इसकी फुल फॉर्म। पहला क्वेश्चन तो यहाँ से जानिए। देखिए आपका पढ़ने का मतलब है जो भी चीजें पढ़ रहे हैं पूरा एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर करके पढ़िए। मैं तो यही बोलूंगी, क्योंकि काफी बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं और कुछ पैसे के इशू की वजह से कि फीस कम लग रहा है, ये लग रहा है, लेकिन देखिए जहाँ चीजें आपको अच्छी मिल रही है वहां ज्वाइन जरूर करना चाहिए डियर, चाहे आप हो चाहे कोई भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए डियर, सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा था, BFHI के अनुसार विशेष स्तनपान की अनुशंसित अवधि क्या है। तो यहाँ पे पहला तो इसकी फुल फॉर्म हुआ बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, पहला क्वेश्चन। अब बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव आई कब और किसने लाया, क्यों लाया, इतने सारे क्वेश्चन आपके मन में जाने चाहिए। एमसीक्यू सॉल्व करने से कोई एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता और आप लोग का कंपटीशन बहुत हाई है इस बार झारखंड में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किनके द्वारा लाया गया, ये मैं कल ही मैं पढ़ाई हूँ उन लोग को जो पेडेबल क्लास में लिए हैं। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव जो है ज्वाइंट में लाया गया था, ज्वाइंट जैसे कि एक यूनिसेफ और WHO के द्वारा, यूनिसेफ और WHO के द्वारा। और ये 1991 में आई, कब आई, एक तो पहले आप लोग को यूनिसेफ याद रखना है ना। यहाँ पे नई जगह मिल पा रहा है डियर, लेकिन आप लोग यहाँ पे जब थ्योरी क्लास जुड़ेंगे तो सब कुछ नोट्स वगैरह हम देते हैं। यूनिसेफ और WHO के द्वारा आपका BFHI को लाया गया है, जिसमें हमारा क्या था, 1991 में आई। कब आई, किन्हीं का बर्थडे होगा 1991 में, किन्हीं का जन्म हुआ होगा 1991 में। 1991 में इन्होंने शुरू किया और स्तनपान को बढ़ावा देने और शिशुओं के लिए बेहतर बेहतर से बेहतर स्तन आपका स्वास्थ्य परिणाम सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य को शुरू कर दिया था। यह पहला स्तनपान को प्रोत्साहित करने और माताओं को अपने बच्चों को स्तनपान कराने या मदद करने के लिए एक वैश्विक प्रयास किया गया, किनके द्वारा, यूनिसेफ और WHO के द्वारा। तो 1991 में जब इसको शुरू किया गया तो माँ और बच्चे दोनों की बॉन्डिंग तो होती है डियर। तो स्तनपान को बढ़ावा देने और शिशुओं के लिए बेहतर स्वास्थ्य परिणाम सुनिश्चित करने के लिए एक वैश्विक प्रयास किया गया। यह पहल स्तनपान बढ़ावा देने और माताओं अपने बच्चों को स्तनपान कराने में मदद करने के लिए एक आपका वैश्विक प्रयास था, जो आपका BFHI। और BFHI का 10 पॉइंट भी है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। कौन कौन से हैं वो आप लोग क्लासेस में ज्वाइन कीजिएगा, सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगा।
तो यहाँ पे आपने देखा कि अनुसार अनुसार विशेष स्तनपान की अनुशंसित अवधि क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए 2 तरह से ब्रेस्ट फीडिंग होता है, एक आपका एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होता है, एक आपका होता है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग या वीनिंग जिसको कहते हैं हम लोग। तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हम लोग कब तक कराते हैं? 6 मंथ तक कराते हैं, इवन वहाँ पे पानी कुछ भी नहीं देना बच्चों को, है ना? तो ये राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी होगा 6 महीना। कितना क्वेश्चन यहाँ पे पता चलिए आपको? एक बीएफएचआई क्या है, बीएफएचआई कब आई, अब बीएफएचआई किनके द्वारा लाया गया, ज्वाइंट में लाया गया और कितने महीनों के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चन है। जन्म पंजीकरण के बाद सामान्यतः कौन सा दस्तावेज जारी किया जाता है? जन्म पंजीकरण के बाद पासपोर्ट, ड्राइवर का लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल डिप्लोमा। और यहाँ पे बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट आपने सुना होगा, विद इन कितना डेज के लिए होता है? 21 डेज के लिए। अरे डियर आपके एग्जाम में इन केस देखिए ये 21 दिन के लिए होता है, आप लोग को पता है। आप लोग जन्म प्रमाण पत्र के लिए जब अप्लाई करते होंगे तो आपका इसमें एफिडेविट बनाना पड़ता होगा, जिनका किस दिन से कंप्लीट हो जाता होगा या जिनका ये किस दिन हो चुका, क्रॉस ओवर कर चुका उनका, है ना? तो ये चीजें जो है 21 दिन वाली, यदि आपके एग्जाम में इन केस पूछ दिया कि बर्थ कितना दिन के लिए और डेथ कितना दिन के लिए, तो आप क्या करेंगे? आपको तो नॉलेज होना चाहिए ना, आपको हर चीज पता होना चाहिए। ठीक है, यदि क्लास अच्छी लगी डियर सच में फटाफट ज्वाइन कीजिए, क्लास में ज्वाइन करें और क्लासेस को लें आप लोग। यहाँ पे देखिएगा कि आपका जन्म के लिए ओनली 14 डेज होता है, जन्म के लिए हमारा 14 डेज होता है। कितना होता है? 14 डेज। और मृत्यु के लिए बात किया जाए तो 7 डेज, यही टोटल मिलकर आपका यहाँ पे 21 डेज बना है। ठीक है, चलो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा, जन्म प्रमाण पत्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भाशय की इन्वॉल्यूशन की प्रक्रिया क्या है? अब इसमें भी क्वेश्चन छुपा हुआ बहुत अच्छा सा, देख लीजिए क्या है यहाँ पे। गर्भाशय की इन्वॉल्यूशन की प्रक्रिया क्या है? ठीक है, तो डियर इन्वॉल्यूशन का मतलब पहले समझिए आप लोग, है ना? यदि आपका इन्वॉल्यूशन आपने कभी सुना ही नहीं होगा तो कैसे समझेंगे? इसकी प्रोसेस पूछा है, इसकी प्रक्रिया पूछा है, यूट्रस का, गर्भाशय का, है ना? तो आपका जब देखा जाए, जब नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस होती है उसका भार क्या है और प्रेग्नेंट यूट्रस का भार क्या है? सबसे पहला दिमाग में आप ये लाइए। तो नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का भार हमारा 60 से 65 ग्राम है। कितना है? 60 से 65 ग्राम। समझिए जीरो है, मतलब कि जैसे नॉन प्रेग्नेंट, जो माता प्रेग्नेंट नहीं है, जो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं की है, तो आप आपको एक ट्रिक लगा लीजिए, एकदम कम रहेगा। और जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव की और उसको बेबी को जन्म देना है तो हमारा 900 से 1000 ग्राम होता है। कितना होता है? 900 से 1000 ग्राम होता है। ठीक है डियर, आई होप कि सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बहुत बढ़िया से कमेंट सबका आएगा भर भर के। यहाँ पे देखिए डियर 900 से 1000 ग्राम यदि गर्भाशय का बढ़ना, पहला क्वेश्चन ऑप्शन, गर्भाशय के आकार और वजन में कमी, गर्भाशय का नई स्थिति में स्थानांतरण, गर्भाशय की दीवारों का कठोर होना। तो इन्वॉल्यूशन का मतलब होता है कि जो यूट्रस का साइज पहले था जैसा वैसा होना। कब होगा? जब फीडिंग कराएंगे, जब बच्चा को दूध पिलाएंगे, हम स्तनपान कराएंगे, तब होगा, है ना? तो ये चीजें में तो क्या होता है, धीरे धीरे गर्भाशय के आकार और वजन में कमी आने लगती है और वो अपने साइज और अपना शेप ले लेता है, अपना जगह ले लेता है, 60 और 65 ग्राम का हो जाता है। ठीक है, चलो पहले 24 घंटों में मातृ जीवन संकेतों की जांच कितनी बार करनी चाहिए? मातृ जीवन, माता का जीवन की बात कर रहा है। मातृ जीवन संकेतों की जांच कितनी बार करनी चाहिए पहले 24 घंटे में? संकेत, इंडिकेशन, है ना? कितनी बार करना चाहिए ये चीज पूछा है। ठीक है, तो राइट आंसर डियर इसमें क्या होगा बताइए? ऑप्शन ए में है हर 15 मिनट में, हर घंटे में, हर 4 घंटे में, हर एक बार, दैनिक में, दिन में एक बार। 24 घंटे में बोला है मातृ जीवन संकेत की जांच, तो राइट आंसर डियर हर घंटे में करना चाहिए। कितना दिन में? प्रत्येक 1 घंटे में आपको करना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय की इन्वॉल्यूशन का आकलन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? आकलन जो कीजिएगा आप, निरीक्षण जिसको कीजिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा, उसका असेसमेंट जो कीजिएगा, उसका मुख्य उद्देश्य, मुख्य पर्पस पूछा है, मोस्ट कॉमन पर्पस।
तो भ्रूण की स्थिति निर्धारित करना, प्लेसेंटा के अवशेषों की जांच करना, स्तन दूध उत्पादन का आकलन करना या गर्भाशय के आकार और मजबूती की निगरानी करना। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो राइट आंसर इसमें आपका क्या जाएगा? ठीक है। इसमें आकलन इसलिए किया जाएगा कि गर्भाशय का आकार और इसकी मजबूती की निगरानी करना। और इन्वॉल्यूशन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा, इसलिए आप लोग थ्योरी को ज्वाइन करिए डियर, थ्योरी क्लासेस को। हमारे यहाँ पूरा डॉक्टर के द्वारा भी क्लासेस दी जा रही है क्लास, और मेरे द्वारा भी दिया जा रहा है। दो मिलेगा सर और मैम के द्वारा। ठीक है। नंबर जो है मैं नोट करवाती हूँ, 7250482295, 7250482295। अब बात करें या तो 92 2 91 88 9 77, 92 2 91 88 9 77, ये दोनों नंबर में आप बात कर सकते हैं और क्लासेस को आज ही ज्वाइन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्काल पोस्टमार्टम अवधि में स्तन परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? पोस्टमार्टम हैमरेज, पोस्टमार्टम पीपीएच। पीपीएच जब क्वेश्चन में पूछता है उसमें क्वेश्चन किस तरह से आता है देखिएगा। पहला पोस्टमार्टम यहाँ पे पूछा डियर, पीपीएच का फुल फॉर्म क्या है? पीपीएच हमारा कितने प्रकार का होता है? पीपीएच का कारण क्या है? 3 तरह का क्वेश्चन यहाँ पे मैं बता चुकी हूँ आप लोग कोई भी जान रहे होंगे तो कारण जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो दूध उत्पादन का आकलन करना, या स्तन कैंसर की जांच करना, या निप्पल के आकार का मूल्यांकन करना, या भराव या मेस्टाइटिस की जांच करना। पोस्टमार्टम अवधि में स्तन परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? जब पोस्टमार्टम चलता रहेगा, पोस्टमार्टम और परप्यूरियल पीरियड भी होता है जो 42 डेज के लिए, यानी कि आपका 6 सप्ताह के लिए होता है। उस समय भी आशा दीदी के द्वारा विजिट की जाती, देखा जाता सैया के द्वारा, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा राइट आंसर आपका क्या जाएगा? ठीक है। तो राइट आंसर इसमें भी आपका ऑप्शन डी जाएगा, भराव या मेस्टाटिस की जांच करते हैं कि बहुत ज्यादा स्तन में तो भराव नहीं आ गया है, ज्यादा गांठ तो नहीं बन गया है। क्योंकि देखिए जब दूध भर जाता है, जब बहुत ज्यादा स्तन में आ जाती है मिल्क, तो क्या होता है पूरा गांठ जैसा बनने लगता है। तो हम बच्चे को फीडिंग कराते हैं, वार्म आपका पैक लगाते हैं, कोल्ड पैक लगाते हैं, तब हम फीडिंग कराते हैं। और ये मेस्टाटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेस्ट, टिस लगा टिस, है ना। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी जाएगा। नेक्स्ट, नवजात शिशु के लिए अपगार स्कोर सामान्यतः कब आंका जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर। अपगार स्कोर, पहले तो अपगार के बारे में आप जानिए। ठीक है, पहले तो अपगार के बारे में आप जानिए। जब आपका अपगार स्कोर की बात किया जाए तो आपके ध्यान में जाना चाहिए, तो यहाँ तो शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म होना चाहिए। दूसरी, अपगार स्कोर किनके द्वारा लाया गया था, है ना, और कब आई? तो देखिए पहला तो कब आई और किनके द्वारा, तो ये अपगार स्कोर जो है डॉक्टर वर्जीनिया अपगार द्वारा विकसित किया गया था। डॉक्टर वर्जीनिया, है ना, देखिएगा डॉक्टर वर्जीनिया, वर्जीनिया, ठीक है, डॉक्टर वर्जीनिया के द्वारा लाया गया। और ये आपका 1952 में आया। कब आया? 1952 में पहली बार चिकित्सा समुदाय के सामने प्रस्तुत किया, और अगले वर्ष इसको निष्कर्ष प्रकाशित किया। सोचा समझा, है ना। तो ये चीजें वर्जी है ना, जा है ये वर्जीनिया, है ना। तो ये चीजें डियर अपगार स्कोर। अपगार का फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ भी जान लीजिए थोड़ा सा। ए से आपका अपीयरेंस होता है, ये मैं क्लास ले चुकी हूँ डियर, इसलिए आप लोग बहुत पीछे हो रहे हो। अपगार के बारे में पूरा मैंने कंप्लीटली दे चुके हैं उन लोग को जो पैडेबल क्लास में है, जो पैसे दे के आए हैं। ए पर मतलब अपीयरेंस, पी का मतलब पल्स, जी का मतलब ग्राइमेस यानी रिफ्लेक्सेस होता है, वो चीजें आप पढ़ेंगे मेरे पास तब समझ में आएगा। ए का मतलब एक्टिविटी या मसल टोन होता है, और आर का मतलब होता है रेस्पिरेटरी या रेस्पिरेटरी एफर्ट। ठीक है। अपगार का फुल फॉर्म ये होता है, इसमें पॉइंट दिया जाता है। यदि बच्चा डिलीवरी हुआ तो आप कैसे समझेंगे बच्चा ठीक है कि क्या है ना। एक माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, 3 तरह से चीजें तो होती हैं इसमें। प्लस में अपगार स्कोर सामान्यतः कब आंका जाता है, ये चीज पूछा हुआ डियर क्वेश्चन। देखिए इसी क्वेश्चन को मैं भी बताने जा रही थी, इसलिए मैंने सोचा क्वेश्चन ही पहले पढ़ लूं, है ना। तो अपगार स्कोर के बारे में यहाँ दिया गया है, तो देख लीजिए इसमें राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसमें डियर देख लीजिए पहला में क्या है। पहला ऑप्शन में पढ़िए आप लोग, 1 से लेकर 5 मिनट बाद, जन्म के 10 और 20 मिनट बाद, जन्म के 30 और 60 मिनट बाद, जन्म के 2 और 4 घंटे बाद। तो जिनको जिनको पहले से पता हो तो कमेंट कर सकते हैं ना।
साथ साथ में कमेंट करते जाइए आप लोग। राइट आंसर इसमें ऑप्शन ए होगा, जन्म के 1 मिनट और 5 मिनट के बाद। यदि ये दोनों मिनट में आपको कंफर्म नहीं पता चला तो फिर हम लोग 15 मिनट में करते हैं, उसके बाद रिपीट करते रहते हैं। और इसमें 3 तरह से पॉइंट होता है, 0, 1 और 2। ये तीनों हम डिटेल में पढ़ेंगे, थ्योरी क्लास में लिया है। ठीक है। अबगार स्कोर के बारे में जान गए। वर्जीनिया अबगार के द्वारा आई है। ये 1952 ईस्वी में आई है और इसमें निष्कर्ष किया गया कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। अब नवजात शिशु की शारीरिक परीक्षा में सामान्यता क्या शामिल नहीं होता है, देख लीजिए। क्या शामिल नहीं होता है, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए दिया जा रहा है डियर, आप लोग के लिए। नवजात शिशु की शारीरिक परीक्षा में फिजिकल एग्जामिनेशन में सामान्यता क्या शामिल नहीं होता है? सिर का परिधि मापन, रिफ्लेक्सेस का आकलन, संज्ञानात्मक विकास का मूल्यांकन, त्वचा के रंग का आकलन। हिंदी देखिए, ये हिंदी तो हमको उतना ये नहीं होता, क्योंकि हम एमएससी स्टूडेंट को भी पढ़ा रहे हैं तो उन लोग को पूरा इंग्लिश में पढ़ाना पड़ता है। लेकिन हिंदी आप लोग का ये नाम हिंदी है, इसलिए हिंदी से। लेकिन चीजों को सुन के तो बहुत चीज याद रह जाती है डियर, यदि अच्छे से क्लास आपको दी जाए तो। ठीक है। इसमें देखिएगा राइट आंसर आपका क्या होगा कि आपका शारीरिक परीक्षा बोला है, शारीरिक फिजिकल एग्जामिनेशन। ओके, इसमें से कौन सा एक नहीं होगा? तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, और कौन सा डिस्ट्रिक्ट से हैं आप जरूर बताइएगा। और नंबर यहाँ जो मैंने दिया है, फिर से मैं नंबर दे देती हूँ सर का, 72 50 48 22 95। एक और नंबर था, 92 2 91 88 9 77। यदि मेरे से बात करना तो इस नंबर पे कर सकते हैं, 92 2 91 88 9 77। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।